नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि बात पिछड़े और दबे कुचलों की हमेशा उठाते हैं और कहीं असहमति होती है तो खुल के बोलते हैं कि हाँ, हम वास्तव में इनके साथ में हैं। सर, अभी फिर से आप एक बार चर्चा में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण है? देखिए, अगर आपने त्यागपत्र पढ़ा होगा तो सभी कारण उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सम्मिलित किए गए हैं। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन से लेकर के आज तक मेरी कोशिश रही है कि देश से और प्रदेश के जो भी गरीब हैं, मजलूम हैं, मजदूर हैं, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। और इसमें हम तभी कामयाब होंगे जब आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के भूले बिसरे, जाने अनजाने में लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। हम उनको वहां से निकालेंगे, तभी वो समाजवादी पार्टी में जोड़ने की हालत बनेगी। और इस पर मैं रणनीति के तहत जब भी कुछ बोलता हूं तो समाजवादी पार्टी के ही कुछ छुटभइये और कुछ बड़े नेता इस पर टिप्पणी करते हैं कि मौर्य जी का निजी बयान है। अब छुटभइये नेता बात करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन जब पार्टी के स्वयंभू तथाकथित अगली कतार के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मौर्य जी का निजी बयान है, अब कहने वाला भी राष्ट्रीय महासचिव है, हम भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो अगर ये राष्ट्रीय महासचिव का पद भेदभावपूर्ण है कि कोई राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का होता है और किसी राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी होता है, और अगर निजी बयान ही मेरा है तो राष्ट्रीय महासचिव के पद की आवश्यकता क्या है? वो तो बिना पद के भी मेरा बयान दे सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। सर, जो पार्टी कोई एक बड़े अस्तित्व में आती है, उसके पीछे कार्यकर्ताओं का एक कठोर तपस्या होती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियों की बात की जाए, आपकी पार्टी की बात की जाए, बहुत सारे कार्यकर्ता दिन रात कार्य करते हैं। ऐसे में राज्यसभा जाने की बारी आती है तो उन कार्यकर्ताओं को चुनने के बजाय किसी आईएएस को चुन लिया जाता है या फिल्म की अभिनेत्रियों को चुन लिया जाता है। क्या ये पार्टी के भविष्य को लेकर के और क्रियाकलापों पे लेकर के नीचे तबके के जो लोग काम करते हैं, उनके लिए प्रश्न चिन्ह नहीं है? देखिए, जो मेरे इस्तीफे का कारण है उसका आधार ये नहीं है। राज्यसभा में सीमित पद होते हैं, सीमित लोगों को जाना है, 3 प्रत्याशियों का चयन हुआ है, एक समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और दलित समाज से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, तो पीडीए के अनुरूप उनका चयन हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ही चयनित हैं, तो पार्टी हित में अच्छा ही निर्णय लिए होंगे, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जया बच्चन जी आज से नहीं, नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से जुड़ी हुई हैं, 5वीं बार राज्यसभा में जा रही हैं। इसके पहले 4 बार वो सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा में जा चुकी हैं, महिला भी हैं, वरिष्ठतम सदस्यों में से भी हैं, तो इसलिए उन पर, उनके चयन पर भी किसी प्रकार की मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। महिला सम्मान को भी ध्यान रखते हुए, उनकी वरिष्ठता को भी सम्मान में ध्यान रखते हुए, नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी में चली आ रही हैं, उसको भी देखते हुए, और
लंबे अरसे से जो आलोक रंजन जी हैं, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सलाहकार की भूमिका में पिछले कई सालों से, दसियों साल से लगे हुए हैं। इसलिए पार्टी हित में उनका भी चयन उचित है। पीडीए के मानक पर भले न पूरा होता हो, लेकिन वरिष्ठता और पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रत्याशियों के चयन पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं। बीएसपी में आप बहुत लंबे समय तक रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में रहे, अब समाजवादी पार्टी में हैं। एक खास बात सभी के संज्ञान में है, जो दर्शक हैं सब जानते हैं कि आपने जब पिछड़ों की बात हुई, उस बात को उठाने में कभी भी समझौता नहीं किया। कभी इस आपके राजनीतिक कार्यकाल में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी खुद की पार्टी होनी चाहिए थी, जिससे हम और अच्छे ढंग से पिछड़ों को, दबे-कुचलों को एक मेन स्ट्रीम धारा में ला सकते? मैंने समाजवादी पार्टी को अपनी ही पार्टी मान करके अपनी जान जोखिम में डालकर बिना शिक्षा की परवाह किए ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी जब बोलने के लिए उनकी जुबान नहीं खुलती, मैं सीधा मोर्चा लेता हूं। यहां तक कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने, किसी ने जान से मारने की धमकी, किसी ने गोली से सर अलग करने की धमकी, किसी ने तलवार से सर और धड़ को अलग देने की धमकी, किसी ने जीभ काटने का ऐलान किया, तो किसी ने नाक कान काटने का फरमान जारी किया, किसी ने हाथ काटने की बात की। कोई 51 करोड़ की सुपारी दे रहा है, कोई 51 लाख की दे रहा है, कोई 21 लाख की दे रहा है, कोई 11 लाख की दे रहा है। सत्ता के दबाव में मेरे खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हुए, एफआईआर भी हुई है। उसके बावजूद निर्भीक होकर के मैं अपने अभियान में लगा हूं कि अगर पार्टी मजबूत होगी तो हम सभी मजबूत होंगे। बयान और विवाद की अगर बात की जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल अगर देखी जाए, सबसे ज़्यादा अधिक बार आपका नाम आता है कि जैसे ही आप कुछ बयान देते हैं, या तो जनता नहीं समझ पाती या पॉलिटिकल दल नहीं समझ पाते जो विपक्षी है आपको। आपको क्या लगता है कि जो बयान आप देते हैं, वो आपके हिसाब से सही होता है और आपके आम जनता के हित में होता है? ये तोड़-मरोड़ करके या किस तरीके से प्रस्तुत होता है कि देखिए, विवाद बढ़ जाता है? कुल मिलाकर के मेरे बयान को जनता भी समझती है और जो टिप्पणी करते हैं वो भी समझते हैं। समाजवादी पार्टी में ही कुछ भाजपा के एजेंट हैं जो दिन भर समाजवादी पार्टी काले में रहते हैं और शाम सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ दरबार करते हैं, आरएसएस की चौखट पर माथा टेकते हैं। ऐसे लोगों को मेरी बात कहीं ना कहीं आपत्तिजनक लगती है। भाजपा का एजेंट क्यों चाहेगा कि समाजवादी पार्टी का जनधार मजबूत हो? वो तो समाजवादी पार्टी को खत्म करने की नीयत से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों को मैं बेहतर तरीके से जानता हूं, इसलिए उनके किसी बयान को मैं अन्यथा नहीं लेता, एक कान से सुनता हूं, दूसरे निकाल देता हूं। रही बात, जब पार्टी के बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े ओहदेदार लोग पार्टी का अपने को हाई कमांड समझने वाले लोग कहते हैं कि मेरा ये निजी बयान है, तो पीड़ा जरूर होती है कि जिस पार्टी की जनधार बढ़ाने के लिए मैं रात दिन एक कर रहा हूं, पार्टी के स्वयंभू बड़े नेता लोग उसी अभियान की हवा निकालने में लगे हुए हैं। समझ में नहीं आता कि ये समाजवादी पार्टी की हितैषी हैं या समाजवादी पार्टी के दुश्मन है। और इसीलिए मैंने अपने इस्तीफा पत्र के माध्यम से सारी बातों को पत्र में उद्धृत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास अपनी पीड़ा और वेदना भेजी है। तो स्वाभाविक रूप से मैंने गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाले में डाल दिया है। अब आगे निर्णय उनको लेना है। तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या उनकी टीम के किसी का कोई संपर्क आपसे हुआ अभी तक? अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैनपुरी में है, लेकिन हाँ, उनके स्टाफ ने भी टेलीफोन किया, उनके सलाहकार सहयोगी ने भी टेलीफोन किया। इसलिए टेलीफोन तो आया है, क्योंकि मैं जब चंदौली में
शाम को आ रहा था तो रास्ते में ही टेलीफोन गया, रात में ही करीब 10 बजे 9 बजे 10 बजे के बीच में वार्ता उसी समय हुई। लेकिन बहरहाल निर्णय जो भी होगा देखेंगे। आरएलडी का ये माना जा रहा है, आरएलडी चीफ इस समय भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। एक तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं कमज़ोर स्थिति में दिख रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पे उनका अपना प्रॉपर दबदबा रहा है। ऐसे में आपका इस्तीफ़ा कहीं समाजवादी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में पब्लिक के बीच कमज़ोर तो नहीं करेगा? देखिए, आज भी मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की तैयारी में है। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया अलायंस पर न कोई खतरा है, ना इंडिया अलायंस कमज़ोर हो रही है, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और मेरा जो भी निर्णय होगा वो इंडिया अलायंस के साथ ही में होगा। विभिन्न मीडिया खबरों पे अगर देखा जाए तो एक बात आज भी हो रही है कि आपकी नाराज़गी का एक कारण ये भी है कि पिछड़ा वर्ग को और आरक्षण दिया जाए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी को और बातें रखनी चाहिए, संभवतः वो भी बातें नहीं रखी जा रही हैं, ऐसा मीडिया में आ रहा है। आपको नहीं लगता कि आरक्षण के बजाय लोगों को इक्विप्ड किया जाए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास शिक्षा के अवसर नहीं है, उनको समुचित शिक्षा दी जाए, जिससे जब शिक्षा जागृत होगी तो आरक्षण वैसे भी गवर्नमेंट जॉब देखिए कम हो रही है। तो एक प्राइवेट सेक्टर में भी एक समान तरीके से लोगों को अवसर मिल पाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी अभी विपक्ष में है। लोगों की अपेक्षाएं सत्ता पक्ष से होती हैं। सरकार भाजपा की है। भाजपा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का कत्लेआम कर रही है। जितनी भी उत्तर प्रदेश की विज्ञापन आए हैं, यहाँ तक केंद्र का भी विज्ञापन मैंने देखा, पिछड़ों को 27% आरक्षण के बजाय कहीं 8%, कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 10% तक समय दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का 22% आरक्षण को कहीं 4%, कहीं 5%, कहीं 6% पर रख दिया जाता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आज भी 6800 अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी, जिनको अब तक अध्यापक के रूप में स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने का मौका मिलना चाहिए था, उनके स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों को जबरदस्ती नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया, जबकि ईडब्ल्यूएस और सामान्य का कोटा अलग से रहता ही रहता है। समाज के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी दे देना, ये घोर अन्याय है। तो अभी तो लड़ाई हमारी जो आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं उस भाजपा सरकार से है। वैसे भी आज पूरे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। ईडी के माध्यम से व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की सरकार ने तैयारी कर रखी है। आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। संविधान का माखौल उड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। उनको हर स्तर से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल में बिहार में जो कुछ हुआ उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ही प्रयोग हुआ है। झारखंड में जो हुआ उसके पीछे भी यही कारण था। यद्यपि झारखंड की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लाखों लाख लोग सड़क पर उतरे और हेमंत सोरेन भी उसी बधाई के पात्र हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से घिरने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपनी सरकार बचाई और अपनी जगह पर उत्तराधिकारी के रूप में दूसरा मुख्यमंत्री बनाया।
तो उनकी बहादुरी की मैदान देता हूँ, उनकी तारीफ भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। कमोबेश यही हाल केजरीवाल के सामने दिल्ली में भी परिस्थितियाँ पैदा करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, और इसीलिए विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है। इंडिया अलायंस हम समझते हैं मजबूती के साथ भाजपा के कुशासन का मुंहतोड़ जवाब देगी। और सबसे बड़ी बात, आज ये ऐसी असफल सरकार है जो देश के राष्ट्रीय संपत्तियों, विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं। तो यानी देश भी बेचने की शुरुआत हो चुकी है। हम समझते हैं आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इसलिए देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम सभी विपक्षी संगठन को इंडिया अलायंस के नाम पर एक कर मजबूती से इनका मुकाबला करेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न है, आप जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं और आपके एक्शन से परिणाम भी बहुत डिफरेंट दिखते हैं। क्या ये माना जा सकता है या कि ये कहा जा सकता है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएँगे, वर्तमान जो परिस्थितियाँ चल रही हैं? बहरहाल कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसलिए इंडिया अलायंस पर कोई खतरा नहीं। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में है तो मैं भी इंडिया अलायंस का ही पार्ट हूँ, मजबूती से लड़ूंगा। ठीक, थैंक यू सर।